नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में अपनी ओर से लगातार प्रयासरत बिहार की राजनीति को, बिहार के चुनाव को त्रिकोणीय बनाने का प्रयास कर रहे प्रशांत किशोर के बारे में, जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के बारे में, जिन्हें लोग पीके के नाम से जानते हैं। आज हम उनको, उनकी राजनीति को, उनकी बिहार में चुनाव लड़ने के लिए बनाई जा रही रणनीति को डिकोड करने का प्रयास करेंगे आज इस वीडियो में। मित्रों, आप सभी को पता है प्रशांत किशोर की अब तक जो राजनीतिक उपलब्धियां रही हैं वो एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में, एक डाटा एनालिस्ट के रूप में ज्यादा बेहतर पहचान रही है बनस्पत की एक राजनेता के रूप में। एक राजनेता के रूप में प्रशांत किशोर कितने सफल हैं ये चुनाव साबित करेगा। लेकिन एक राजनीतिक एक स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में आप कह लीजिए, एक रणनीति बनाने वाले के रूप में, पॉलिटिकल रणनीति, राजनीतिक रणनीति बनाने, रणनीतिकार के रूप में जो प्रशांत किशोर की जो प्रतिष्ठा है उसमें कहीं कोई निसंदेह उन्होंने अपनी उपयोगिता साबित किया है। चाहे 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने काम किया हो, या फिर 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के लिए काम किया हो, या फिर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, या फिर जगन मोहन रेड्डी और पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए काम किया हो। हर चुनाव दर चुनाव प्रशांत किशोर ने एक राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में अपनी उपलब्धियों का लोहा, अपनी सफलता का लोहा मनवाया है। इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन उससे बड़ी बात क्या है कि कई बार प्रशांत किशोर को असफलता भी मिली। क्यों मिली असफलता? ये सफलता जब मिला प्रशांत किशोर को, और जहां असफलता मिला उसमें एक महीन लकीर है, और वो महीन लकीर क्या है उस पर हम आएंगे बाद में। पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं, बाद में मैं इसलिए आऊंगा कि चूंकि वो निष्कर्ष होगा, लेकिन पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि प्रशांत किशोर की रणनीति क्या है। देखिए, प्रशांत किशोर की रणनीति तीन, आप कह सकते हैं कि रणनीति में तीन तत्व सबसे प्रमुख स्थान पर रखते हैं। ठीक है, सबसे पहला तत्व क्या है कि भ्रष्टाचार के मामले में प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी और लालू प्रसाद यादव को एक ही पलड़े पर रखा है। तराजू के एक ही पलड़े पर रखा है, भारतीय जनता पार्टी को भी और लालू प्रसाद यादव को भी, दोनों। ठीक है, क्योंकि पता है सबको कि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला के प्रतीक है, सजा याफ्ता है। चाहे वो लैंड फॉर जॉब का मामला हो, चाहे कितने भी IRCTC घोटाला रहा हो, कई मामले लालू प्रसाद यादव मतलब एक करप्शन के प्रतीक के रूप में बिहार की राजनीति में या देश की राजनीति में आप कह लीजिए लालू यादव का नाम आता है। सजा याफ्ता, बड़े राजनेताओं में पहले राजनेता है जो सजा याफ्ता है एक। तो इसीलिए लालू प्रसाद यादव जब प्रतीक है, तो लालू प्रसाद के सामने ही प्रशांत किशोर, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उनके पैरेलल ही दिखाना चाहते हैं, जिससे कि जो नैतिक एक जो स्टैंड होता है, पॉलिटिकल स्टैंड होता है राजनीति में, कभी भी आप देखेंगे अगर 1990 के बाद से जितने भी विधानसभा के चुनाव हुए बिहार में, उसमें लालू प्रसाद का मुकाबला नीतीश कुमार और सुशील मोदी के जोड़ी से होती रही। तो इसलिए नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी लालू प्रसाद यादव को पराजित करने में कामयाब हुई, क्योंकि एक हाई मोरल ग्राउंड पर नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी थी। आज तक किसी ने सुशील मोदी और नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा, और ये सबसे बड़ा ज्यादा फेवर में गया और लालू प्रसाद यादव के खिलाफ गया। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को भी उसी कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं प्रशांत किशोर, जिस कटघरे में लालू प्रसाद यादव खड़े हैं। एक दूसरा प्रशांत किशोर की रणनीति है जाति का समीकरण। प्रशांत किशोर को पता है बिना बिहार में जाति के बगैर तो कोई भी चुनाव न लड़ी जा सकती है, न चुनाव जीती जा सकती है। इसीलिए मैं दो तीन चीजें आपको ध्यान में केवल लाऊंगा। अब देखिए, प्रशांत किशोर के जातिगत समीकरण को समझने के लिए आपको दो घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक तो प्रशांत किशोर ने अभी स्वयं चुनाव लड़ने के लिए जो सीट चुनी है
उस सीट के डेमोग्राफी को आप समझिए। करगहर विधानसभा सीट को उन्होंने चुना है खुद के चुनाव लड़ने के लिए। एक करगहर कैमूर जो जिला रोहतास जिला से में एक विधानसभा सीट है, वहीं आसपास के रहने वाले भी प्रशांत किशोर है, गृह क्षेत्र है उनका। तो करगहर एक ब्राह्मण बहुल सीट भी है। वर्तमान में भी जो वहां विधायक है संतोष मिश्रा, वह भी कांग्रेस पार्टी के ब्राह्मण जाति से ही आते हैं। तो एक संदेश साफ है कि प्रशांत किशोर अपनी जाति को भी, अब यह अलग विषय है कि प्रशांत किशोर के साथ उनकी जाति कितना आती है नहीं आती है, यह कहना अलग विषय है। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो 1995 में भी नीतीश कुमार ने जब 2005 में लालू प्रसाद यादव की सत्ता को पलटा था, तो संघर्ष तो नीतीश कुमार 1995 से ही कर रहे थे। और 1995 के पहले विधानसभा चुनाव का परिणाम क्या था याद कर लीजिए। तो फिर नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा, नीतीश कुमार की राजनीतिक सफलता को समझने में आसानी होगी और प्रशांत किशोर का भी मूल्यांकन तब आप उसी आधार पर कर पाएंगे। तो एक तो जाति का समीकरण, और दूसरा विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ था 4 सीटों पर, उस उपचुनाव, और कहा जाता है कि रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में भी प्रशांत किशोर की रणनीति के अनुसार ही शंकर सिंह विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे। तो जिस प्रकार के उम्मीदवारों का चयन प्रशांत किशोर ने उन 4 विधानसभा सीटों पर, चाहे तरारी हो, रामगढ़ हो, इमामगंज हो या फिर बेलागंज हो, जिस समीकरण के सहारे प्रशांत किशोर ने 4 विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव लड़ा था, टिकट बंटवारे में भी इस बात का संकेत मिल रहा है कि प्रशांत किशोर की रणनीति लगभग वही होने वाली है। क्या था वो रणनीति? रणनीति थी सीधा, देखिए, तरारी में प्रशांत किशोर की पार्टी की जो उम्मीदवार थी वो सवर्ण समाज से आती थी। बेलागंज की उम्मीदवार किस वर्ग के थे? मुसलमान समाज से थे। इमामगंज सुरक्षित सीट भी है, पासवान जाति के उम्मीदवार थे वहां से। चौथी सीट कुशवाहा रामगढ़ से। इसके अलावे जो सामाजिक समीकरण, जातिगत समीकरण के आधार पर देखेंगे, प्रशांत किशोर सबसे ज्यादा सवाल करते हुए दिख रहे हैं मुस्लिम मतदाताओं से। कारण भी है, सबसे बड़ा मतदाता वर्ग है और प्रशांत किशोर को यह पता है कि मुसलमान जिधर जाएगा वो उधर एक तरफा जाएगा। प्रशांत किशोर को यह भी पता है कि मुसलमान बिहार का जो है नीतीश कुमार के साथ तब तक नहीं जा सकता जब तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है। प्रशांत किशोर को यह भी पता है कि मुसलमानों की नाराजगी तेजस्वी यादव से अब नफरत में बदलती जा रही है। तेजस्वी यादव को बिहार का मुसलमान अब पसंद नहीं कर रहा है। तो मुस्लिम मतदाताओं के बीच 2 विकल्प मौजूद हैं। तो जो विकल्प ज्यादा सत्ता के नजदीक दिखेगा उसके साथ मुस्लिम मतदाता जा सकते हैं। यह प्रशांत किशोर का आकलन है। और इसीलिए अगर आप गौर से देखेंगे तो मुसलमानों के बीच राज्य स्तर पर, वैसे ठीक है कि सीमांचल के कुछ विधानसभा सीटों पर ओवैसी का भी प्रभाव रहेगा, एआईएमआईएम का प्रभाव रहेगा, लेकिन पूरे माने राज्य स्तर पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस अब फर्स्ट चॉइस बनती हुई दिख रही है। राहुल गांधी पहली प्राथमिकता मुसलमानों के बीच बनते हुए दिख रहे हैं। तो मुस्लिम मतदाता वोट के लिए प्रशांत किशोर, अब आप देख लीजिए, अब तक क्या था, आज से 1 सप्ताह पहले तक प्रशांत किशोर राहुल गांधी के प्रति कोई भी नकारात्मक बयान नहीं दे रहे थे। अब देख लीजिए प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को भी कटघरे में खड़ा करना शुरू किया है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि प्रशांत किशोर के निशाने पर बिहार का मुसलमान मतदाता है। तीसरा जो प्रशांत किशोर की रणनीति है वो मैं बताऊंगा आपको। प्रशांत किशोर को यह पता है कि बिहार में तीसरा राजनीतिक मतलब जो मंच है उसके लिए जगह खाली है। बिहार तीसरा विकल्प ढूंढ रहा है, आज से नहीं, लगभग 5 वर्षों से ढूंढ रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव से ही बिहार लगभग तीसरा विकल्प, लेकिन और यह विकल्प ढूंढने की प्रक्रिया 2025 में बहुत ज्यादा है। और यही कारण है कि जितने भी सर्वे आ रहे हैं उसमें देखिए आप, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों को मिलाकर अब तक 50% का आंकड़ा नहीं पार कर रहा है। वो भी तब जब तेजस्वी यादव को प्रायः
अधिकतर महागठबंधन में जितने भी राजनीतिक दल हैं सबका समर्थन प्राप्त है। कांग्रेस छोड़कर सभी का समर्थन है तेजस्वी यादव के साथ। नीतीश कुमार के साथ भी चिराग पासवान की पार्टी के अलावे हर दल का समर्थन है। उसके बावजूद नीतीश कुमार का आंकड़ा 15 से 20 के बीच में डोल रहा है और तेजस्वी यादव का आंकड़ा 30 से 40% के बीच में डोल रहा है। मतलब यह है कि बिहार में लगभग 50% मतदाता ऐसे हैं जो जिसको कि न तेजस्वी स्वीकार है न नीतीश कुमार स्वीकार है, लेकिन वो वोट देते हैं तेजस्वी यादव को इसलिए कि बीजेपी न जीत जाए, इसलिए तेजस्वी यादव को वोट देते हैं, और तेजस्वी न जीत जाए इसलिए बीजेपी और नीतीश कुमार को वोट देते हैं। तो ऐसे मतदाताओं की संख्या 50% प्लस है बिहार में। और एक चुनावी रणनीतिकार होने के रूप नाते प्रशांत किशोर को यह बातें पता है और यही मतदाता वर्ग प्रशांत किशोर के निशाने पर है। जब प्रशांत किशोर ये सवाल करते हैं कि आपने जिन मुद्दों पे वोट डाला वो सब आपको मिला, लेकिन अब तक आपने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए वोट नहीं डाला है, अपने गांव में सड़क बनाने के लिए वोट नहीं डाला है, इसीलिए आपके बच्चे की पढ़ाई नहीं हो रही है, आपके बच्चे को की नौकरी के लिए आपने वोट नहीं डाला है, पलायन रोकने के लिए वोट नहीं डाला है, इसीलिए बिहार में पलायन रुका नहीं है। एक बार आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए पलायन रोकने के लिए वोट डालकर देखिए, यह बंद होगा। तो ये जो मुद्दा है, इसीलिए इस मुद्दे के सफलता का आकलन कर रहे हैं प्रशांत किशोर। सफलता कितनी मिलेगी मुझे नहीं पता आज, इसलिए नहीं पता कि कई बार अधिकतर बार क्या होता है चुनाव के दौरान, विशेषकर बिहार जैसे राज्य में, बिहार जैसे राज्य को चुनावी टेम्परेचर को पढ़ पाना मुश्किल होता है। जब तक उम्मीदवारों की घोषणा न हो जाए, उम्मीदवारों के, तब तक यह अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है कि बिहार में कौन सा दल कितनी सीटें तक पहुंच सकता है। लेकिन जिन मुद्दों के आधार पर प्रशांत किशोर इस चुनाव में अपनी भूमिका तलाशने का प्रयास कर रहे हैं, इस चुनाव को त्रिकोणात्मक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि प्रशांत किशोर इस विषय को रख रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव और बीजेपी में मुकाबला है और इन दोनों को से बिहार को बचाने की आवश्यकता है। और उसके निशाने पर मोट निष्कर्ष जो मैंने कहा था ना, वो यही है, प्रशांत किशोर को पता है कि बिहार में, बिहार के मतदाता, अधिकतर मतदाता या तो लालू यादव को के परिवार को हराने के लिए वोट करता है या फिर नरेंद्र मोदी को हराने के लिए वोट करता है। नकारात्मक वोटिंग होती है। इसीलिए प्रशांत किशोर एक पलड़े पर बीजेपी और लालू प्रसाद यादव को दिखाने की रणनीति पर चल रहे हैं। कितनी सफलता मिलेगी आने वाला वक्त बताएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।